हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस। ओके, तो आज की वीडियो में अपन ईसोफेगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईसोफेगस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो अपन ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे इसके कॉमन फीचर। ठीक है, कॉमन फीचर के बाद में अपन इसका एक्सटेंशन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक होती है ईसोफेगस। फिर अपन इसके पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, कितने कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन इसकी ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ईसोफेगस के कॉमन फीचर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो ईसोफेगस क्या है, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है। ईसोफेगस क्या है, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, और ये फूड पासेस का पास करती है किस किस के बीच में, फेरिंग्स से लेके स्टोमक के बीच में। मतलब ये फेरिंग्स से स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होती है। नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है एक प्रकार से, और ये फूड का एक प्रकार से पासेज है। ठीक है, अब ये एक्सटेंड कहाँ से होती है, देखो एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ नेक टू अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन। ठीक है, और ये ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिर अपन देखते हैं कि इसकी ईसोफेगस की जो ल्यूमेन होती है वो कोलेप्स्ड रहती है मोस्टली, लेकिन जब फूड पासेज होता है उसके दौरान ये क्या होती है, डायलेट हो जाती है। ओके, बाद में अपन देखते हैं कि जो फेरिंगो ईसोफेगियल जंक्शन होता है, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में जो जंक्शन होता है वो क्या है, एकदम नेरवेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एक्सेप्ट वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो वर्मीफोर अपेंडिक्स को छोड़ के ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे नेरोवेस्ट पार्ट है फेरिंगो ईसोफेगियल जंक्शन। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच का जो जंक्शन होता है वो नेरोवेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वर्मीफोर अपेंडिक्स को अपन छोड़ दे तो। फिर अपन देखते हैं कि जो ईसोफेगस होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो ये ईसोफेगस स्टार्ट होती है नेक का जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ से, या अपन बोल सकते हैं कि फेरिंग्स का एंडिंग कहाँ होती है, फेरिंग्स की एंडिंग होती है लोअर बॉर्डर ऑफ ए क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से ये स्टार्ट होगी ईसोफेगस, और एंडिंग कहाँ होगी, फिर स्टोमक के अंदर पास पहुँचते इसकी एंडिंग हो जाएगी। तो ये मतलब ये अपन बोल सकते हैं इसका बिगिनिंग के लिए जो लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का, उसके बाद में कंटिन्यूशन होता है ईसोफेगस का। ओके, फिर अपन देखते हैं, देखो कि जो ये ईसोफेगस होती है वो किसके फ्रंट में डिसेंड करती है, ये वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में आगे डिसेंड करती है। फिर ये सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट बनाएगी, उसके बाद में पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में इंटर करती है। ठीक है, अब ये सुपीरियर मीडियस्टेनम में और पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में कहाँ होती है उसके लिए अपन ने पहले से डिस्कस कर रखा है मीडियस्टेनम के कंटेंट का एक वीडियो पूरा, तो उसमें वो वीडियो और देख लेना, उसमें पूरा पता चल जाएगा सुपीरियर मीडियस्टेनम में कहाँ से डिसेंड करती है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में आगे। ठीक है, फिर ये पोस्टीरियर मीडियस्टेनम से नीचे डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमन कैविटी में इंटर करती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम को किसके लेवल पे पियर्स करती है, ये 10th थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पे पियर्स करती है। ठीक है, ये किसकी, ईसोफेगियल ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, फिर ये आगे डायफ्राम को पियर्स करने के बाद में ये सीधी स्टोमक में ओपन होती है। कौन सी वर्टिब्रा के लेवल पे, 11th वर्टिब्रा के लेवल पे ये स्टोमक में ओपन हो जाती है। देखो 10th वर्टिब्रा के लेवल पे तो ये डायफ्राम से पियर्स करती है, और 11th वर्टिब्रा के लेवल पे 11th थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पे ये स्टोमक में इंटर कर जाती है, ओपन हो जाती है। तो ये तो बात होगी अपने इसके कॉमन फीचर के बारे में, और इसका कोर्स देख लिया कहाँ से कैसे कैसे ये डिसेंड करती है। फिर अपन देखते हैं कि इसके कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं 4 ईसोफेगस में, वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखो तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं 4 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो C6 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो T4 वर्टिब्रा के लेवल पे होते हैं। थर्ड नंबर का कॉन्स्ट्रिक्शन है वो T6 वर्टिब्रा के लेवल पे होते हैं, और जो फोर्थ नंबर का कॉन्स्ट्रिक्शन है वो T10 वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब अपन देखते हैं कि इन कॉन्स्ट्रिक्शन की डिस्टेंस अपन इंसाइजर टीथ से देखते हैं तो कितनी होती है वो देखते हैं। तो इंसाइजर टीथ से फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी डिस्टेंस होती है 6 इंच। कितनी? फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन की इंसाइजर टीथ से डिस्टेंस होती है 6 इंच, सेकेंड की होती है 9 इंच, थर्ड की होती है 11 इंच और फोर्थ की होती है 15 इंच। ठीक है, तो ये कभी कभी डिस्टेंस पे भी MCQ आ जाता है, तो डिस्टेंस याद रखना ज़रूरी है थोड़ा। फिर अपन देखते हैं कि जो 4 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किस किस की वजह से कौन कौन से कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन था C6 वर्टिब्रा के लेवल पे, ठीक है, और वो किसकी वजह से था, वो क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन की वजह से था। ठीक है, फिर अपन दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन देखते हैं, वो है T4 वर्टिब्रा के लेवल पे, और वो किसकी वजह से है, वो है क्रॉसिंग करती है आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा ऐसे क्रॉस करती है इसोफेगस से, तो उसकी वजह से एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है। वो किसके लेवल पे बनता है, वो T4 वर्टिब्रा के लेवल पे बनता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि थर्ड नंबर का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है T6 वर्टिब्रा के लेवल पे, और वो किसकी वजह से होता है कि ये जो लेफ़्ट ब्रोंकस है वो क्रॉस करती है। अब ये लेफ़्ट ब्रोंकस है वो क्रॉस करती है इसोफेगस को। ठीक है, इसोफेगस को क्रॉस करेगी तो वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म कर देती है T6 वर्टिब्रा के लेवल पे। ठीक है, और फिर 10th नंबर का जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है वो इसोफेगियल ओपनिंग में होता है, डायफ्राम में। अब अपन ने देखा था कि वो डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमेन कैविटी में एंटर करती है, तो उस पर किसके लेवल पे एंटर करती है, वो T10 वर्टिब्रा के लेवल पे, किससे, डायफ्राम से। तो ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा T10 वर्टिब्रा के लेवल पे, इसोफेगियल ओपनिंग इन डायफ्राम। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में भी। अब अपन चलते हैं अगले वाले पॉइंट में, ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो अपन ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई में अपने इसोफेगस के 3 पार्ट आ गए। ठीक है, एक तो सर्वाइकल पार्ट आ गया, ठीक है, फिर थोरेसिक पार्ट आ गया, और बाद में जो एब्डोमिनल पार्ट था वो कौन सा, T11 वर्टिब्रा का। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्ट की ब्लड सप्लाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वाइकल पार्ट की ब्लड सप्लाई। तो सर्वाइकल पार्ट की ब्लड सप्लाई और इसके साथ जो आर्च ऑफ आयोटा के लिए का सेगमेंट होता है उसकी सप्लाई किससे होती है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू होती है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई होती है सर्वाइकल पार्ट। फिर अपन देखते हैं इसका जो थोरेसिक पार्ट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो पार्ट होता है वो सप्लाई होता है इसोफेगियल ब्रांच ऑफ आयोटा। आयोटा की एक ब्रांच होती है इसोफेगियल ब्रांच, उसके थ्रू ये सप्लाई होता है थोरेसिक पार्ट। ठीक है, फिर अपन एब्डोमिनल पार्ट देखते हैं, वो किससे सप्लाई होता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है इसका, वो सप्लाई होता है इसोफेगियल ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की। ठीक है, अब ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इसको अपन आगे एब्डोमेन में डिटेल से पढ़ेंगे सीलिएक ट्रंक के बारे में, तो तब पता चल जाएगा अपन को। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी पूरी ब्लड सप्लाई के बारे में भी। एक बार अपन वापस से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने कॉमन फीचर पढ़ लिए। ठीक है, क्या है, नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है, ओके, और ये मेनली क्या कोलेस्ट रहती है, जब फूड पासेज होता है तभी ये डायलेट होती है। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ से कहा हो गया, जो लोअर पार्ट होता है क्रिकोइड का, क्रिकोइड कार्टिलेज का, वहाँ से लेके एब्डोमिनल ओपनिंग में वहाँ तक की होती है। ये अपन बोल सकते हैं कि फेरिंग्स से एब्डोमेन के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है इसोफेगस का। ओके, अब अपन देख लेते हैं इसके कॉन्स्ट्रिक्शन वापस से एक बार। 4 कॉन्स्ट्रिक्शन थे। ठीक है, एक तो क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन पे C6 वर्टिब्रा के लेवल पे, फिर एक T4 वर्टिब्रा के लेवल पे था, एक T6 वर्टिब्रा के लेवल पे, एक T10 वर्टिब्रा के लेवल पे। ठीक है, तो T4 वर्टिब्रा के लेवल पे था वो किसकी वजह से था, आर्च ऑफ आयोटा की वजह से। T6 पे था वो किसकी वजह से था, वो जो लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करती है इसोफेगस को, उसकी वजह से। और T10 था वो किसकी वजह से था, वो था इसोफेगियल ओपनिंग इन डायफ्राम। ओके।